वेलकम टू द गेट वॉरियर्स। आज अभी हम पाइपलाइन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं और इसमें हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरीके से क्वेश्चंस को रिपीट कर दिया जाता है और उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि हम पाइपलाइन में अभी जो सामने क्वेश्चंस दिख रहा है इन सभी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे कि इनकी वैल्यू को चेंज करके कैसे यही क्वेश्चंस को रिपीट। इसका मतलब कि कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा, वैल्यू आपका डिफर रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ लेते हैं। एन इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइन कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेज, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइन है वो 4 स्टेज का दिया है। इसमें कौन कौन सा स्टेजेस दिया गया है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड रिजल्ट राइट, W. The 5 instructions in the certain instruction sequence need these stages for the different number of the clocks. Number of the clock cycles as shown by the table. इसमें क्या दिया गया है, मतलब जो पाइप यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और इसमें टेबल्स में दिया गया है और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और यहाँ पर जैसे कि फेच में 1 साइकिल परफॉर्म लग रहा है, डिकोड में इंस्ट्रक्शंस का इस तरीके से। तो क्वेश्चन पूछा क्या गया है, फाइंड द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स नीडेड टू परफॉर्म 5 इंस्ट्रक्शंस, मतलब कितने नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड होंगे इच 5 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में। तो चलिए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, इसके पहले हम इसको डिस्कस कर रखे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कंप्लीट डिस्कस किया है, जिसमें कि वहाँ पर नंबर ऑफ इटरेशंस 2 थे और उसको हमने कंप्लीट सॉल्व किया है। तो यदि उसको भी आप देख सकते हैं और भी क्लैरिटी बन सकती है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको क्या क्या राइट करना है, देखना है कि ये हमारा क्वेश्चन इंस्ट्रक्शंस I1 हो गया, I2, ठीक है, I3, I4 और I5, 5 इंस्ट्रक्शंस हो गए। और यहाँ पर ये स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है। अब ठीक है, तो बेसिकली स्टेज 1 लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, राइट ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को लिख दिया। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो सबसे पहला हमारा रो है इसको किस तरीके से करना है, इसको ऐड करते जाना है। फर्स्ट रो में 1 है, करेक्ट, 1 + 2 कितना होगा 3, 3 + 1 4। ये इस रो को हमें क्या करना है, ऐड कर रहे हैं बस हर सेल में। आगे जाकर देख, सबसे पहले 1 हुआ, फिर 2 ऐड कर दिया तो इसमें 3 हो गया, 1 ऐड कर दिया तो यहाँ पे 4 हो गया, 4 + 1 दैट इज़ 5। ठीक, अब क्या करना है कि हमें इन दोनों में मैक्सिमम देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई क्लॉक साइकिल नहीं है तो मैक्सिमम हमारा 1 ही रहेगा। ठीक है, और 1 और फिर उसके बाद हमें मैक्सिमम देखते हुए इसको ऐड करते हुए आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे, देखिए कि यहाँ पर ये चीज़ देखना, 1 हो गया, 1 + 1 कितना हो गया यहाँ पर 2। अब हमें फिर यहाँ पर इन दोनों में मैक्सिमम चेक करना होगा, देखना होगा इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, 3 है, 3 + 2 कितना होगा यहाँ पर 5। अब यहाँ पर हम फिर से यहाँ पे इस तरीके से चेक कर लेते हैं इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, इन दोनों में मैक्सिमम हमारा 5 है, 5 + 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर 7, तो 5 + 2 7 हो गया। फिर इन दोनों में मैक्सिमम हम देखेंगे तो 5 और 7 में मैक्सिमम दोनों में कौन सा है, 7, 7 + 1 क्या हो जाएगा 8, करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट में हम इसी तरीके से बस कॉपी करते जाएंगे। देखिए इन दोनों में हमें कोई मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा क्योंकि हमारे पास I3 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2 प्लस अब नेक्स्ट वाला कौन सा रो है, ये हमारा, इसको देखते हुए आगे जोड़ते हुए बढ़ना है। तो इसमें
क्या होगा, चलिए देखते। देखिए 2 + 2, 2 + 2 कितना हो गया यहाँ पे 4, 4 और 5 में मैक्सिमम क्या है यहाँ पर 5, 5 + 1 कितना हो गया 6, 6 और 7 में मैक्सिमम 7 है, तो 7 + 3 कितना हो गया 10, इन दोनों में मैक्सिमम क्या है 10, 10 + 2 12, करेक्ट। अब यहाँ पर फिर आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में मैक्सिमम क्या है 4 ही रहेगा, ऑब्वियस सा, ठीक है। अब हमें इसमें चेक करना है इस वाले, तो यहाँ पर 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, इन दोनों में मैक्सिमम क्या मिलेगा 6 और 6 होगा, और 6 + 3 कितना होगा यहाँ पे 6 + 3 यदि करते हैं तो हमें 9 मिल रहा होगा, इन दोनों में मैक्सिमम क्या होगा 10, 10 + 2 12, इन दोनों में मैक्सिमम क्या होगा 12 ही है, क्योंकि दोनों 12 12 है तो मैक्सिमम 12 होगा, +1 कितना होगा 13, करेक्ट। अब उसके बाद देखिए, अब लास्ट वाला रो है, इसको ध्यान से देखिए, इन दोनों में मैक्सिमम तो देखिए 5 ही रहेगा, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो 5 और प्लस लास्ट वाला रो को देखते जाइए, यहाँ पे 5 + 1 6, इन दोनों में मैक्सिमम क्या होगा 9, 9 + 2 11, इन दोनों में मैक्सिमम क्या होगा यहाँ पर 12 होगा, 12 + 1 कितना होगा 13, और इन दोनों में मैक्सिमम क्या होगा, दोनों 13 ही है, तो हमें मैक्सिमम क्या मिल रहा होगा 13, 13 प्लस लास्ट वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पे 2, तो 13 + 2 क्या हो जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता चल गया द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल कितना लग रहा है 15, ठीक है। तो हमें करेक्ट आंसर यहीं मिल गया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, ये जो आपको दिख रहा है, ये आप इसको रीड कर सकते हैं प्रॉपर, और ये स्पेस यहाँ पर सॉल्यूशन ये भी है, अल्टरनेट सॉल्यूशन, आप इसको भी देख सकते हैं, और जो हमने बताया रखा है वो भी करेक्ट है, ठीक है। तो वो आप जल्दी से ही सॉल्व कर सकते हैं उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसको रीड करते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंपेयरिंग द टाइम T1 टेकन फॉर द सिंगल इंस्ट्रक्शंस ऑन ए पाइपलाइन CPU। T1 जो है टाइम T1 टेकन फॉर द सिंगल इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइन CPU विद अ टाइम T2 with time T2 taken on a non-pipeline but identical CPU। तो बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर T2 टाइम लिया जा रहा है वो नॉन पाइपलाइन बट लेकिन ये जो CPU दोनों हैं आइडेंटिकल है, मतलब सेम है। वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं इससे हम क्या बता सकते हैं कि यदि हमारा कोई एक पाइपलाइन है और एक नॉन पाइपलाइन है, और टाइम जो है सिंगल इंस्ट्रक्शंस को टाइम कितना ले रहा है एग्जीक्यूट करने में, जो पाइपलाइन है वो T1 और नॉन पाइपलाइन है वो जो T2 ले रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल से ही डिस्कस करेंगे। देखिए यदि हम कह रहे हैं कि यदि हमारा पाइपलाइन का स्टेज यदि सब यूनिफॉर्म हो, मतलब S1 = S2 केस 1, ये मतलब सोच लीजिए कि ये फर्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। S1 = S2 = S3 = S4, और ये कितना मैं लेट सपोज 2 नैनोसेकेंड मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें यदि हम नॉन पाइपलाइन में देखें तो नॉन पाइपलाइन में कितना हमें एक इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन टाइम मिलेगा, इसका सम करेंगे तो हमको वहीं सम करने पे कितना आएगा 2 + 2 + 2 + 2 दैट इज कितना हो जाएगा 8 नैनोसेकेंड, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है, ये किसके लिए हम निकाल रहे थे यहाँ पे नॉन पाइपलाइन प्रोसेसर के लिए, यहाँ पर नॉन पाइपलाइन। और यदि हम पाइपलाइन प्रोसेसर के लिए बात करें
अब देखिए, तो देखिए जब हमारे पास यहाँ पर बेसिकली सभी इस जो स्टेज डिले है सबका यूनिफॉर्म है, मतलब यहाँ पे S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 इक्वल टू S4 क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 नैनोसेकेंड है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली यहाँ पर, यदि एक स्टेज का डिले क्या होगा, अब हम लोग इसमें मैक्सिमम निकालते हैं, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ ऑल स्टेज डिले यही होता है, लेकिन इसमें हमारा यूनिफॉर्म है, सब बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो हमें यहाँ पर 2 ही नैनोसेकेंड हमको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टाउ पी कितना मिल रहा होगा हमको 2 नैनोसेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम इसका 1 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम निकालें तो क्या होगा, इसमें लेट सपोज हम कितने स्टेजेस यहाँ पे हम कंसिडर किए हैं, 4 स्टेजेस, ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 2, दैट इज 8 नैनोसेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमें इसमें जो T1 है, ठीक है, कितना लग रहा है 8 नैनोसेकेंड, और यहाँ पे T2 जो हमको मिल रहा है ये भी 8 नैनोसेकेंड। तो हमको एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो हमारा T1 होगा वो T2 के बराबर होगा। तो ऑप्शंस हम यहाँ से कौन कौन सा एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट, और T1 एंड T2 प्लस द टाइम टेकन फॉर 1 इंस्ट्रक्शन पे साइकिल। तो अच्छा एक चीज़ हम अभी इससे एलिमिनेट कर लिए। तो देखिए अब नेक्स्ट थोड़ा हम एक और केस लेते हैं, जब हमारा जो स्टेज डिले है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तब हम क्या सोचेंगे, चलिए देखते हैं हम। जब हमें तो यहाँ पर वही सेम मान लीजिए कि हम ये ले लेते हैं कि जो S1 का है वो 2 नैनोसेकेंड, S2 के लिए क्या दिया गया है 6 नैनोसेकेंड, और S3 के लिए कितना है 4 नैनोसेकेंड, और S4 के लिए कितना है यहाँ पे 2 नैनोसेकेंड। चलिए अब इतना हमें पता है, अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझना है। यदि नॉन पाइपलाइन में बात करें, नॉन पाइपलाइन में, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा होगा, जो सम होता है सभी स्टेज डिले का, मतलब S1 S2 S3 प्लस S4 सभी चारों का, तो क्या हो जाएगा 2 + 6 + 4 + 2 कितना हो रहा है यहाँ पे 14 नैनोसेकेंड, करेक्ट। यदि हम इसी को कहें कि पाइपलाइन प्रोसेसर में बात करें, तब हमें क्या होगा, पाइपलाइन प्रोसेसर के लिए, तो ध्यान से समझिए यहाँ पर कि जब हम पाइपलाइन के लिए देखेंगे तो हमें टाउ पी देखना पड़ेगा, और टाउ पी क्या होता है, कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम ऑफ क्या होता है 2642, ये कितना हो गया यहाँ पे निकल गया। और यदि अभी तो हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर डिले कुछ इस तरीके का तो नहीं है, तो अभी हम यहाँ पर चलिए, यहाँ पे हमें क्या मिला 6 नैनोसेकेंड, करेक्ट। अब हमें यहाँ पर यदि हमें टोटल एग्जीक्यूशन टाइम निकालें तो हमें क्या मिल रहा होगा, देखिए k इंटू टाउ पी, बोले k क्या है, स्टेज है, नंबर ऑफ स्टेजेस, तो कितना स्टेजेस है यहाँ पे 4 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 24 नैनोसेकेंड। तो ध्यान दीजिए अभी हमें क्या क्या यहाँ पे मिला, ये जो है यहाँ पर T1 जो हमें दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे 14 नैनोसेकेंड है, करेक्ट। यहाँ पर जो T1 है वो 14 नैनोसेकेंड है, और यहाँ पे जो T2 है वो 24 नैनोसेकेंड है। ये T2 हो गया और ये T1 हो गया। तो इससे हम क्या अभी प्रेडिक्ट क्या कर सकते हैं, अभी इससे हम क्या बता सकते हैं कि जो हमारा T2 है वो क्या है, बड़ा है किससे, T1 से, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे हमने एक कंक्लूजन यहाँ पे निकल आया कि T2 जो है बड़ा है T1 से, करेक्ट। तो अब हमको ये देखना है यहाँ पर कि इसमें से यहाँ पर, ठीक है, T2 इज़ ग्रेटर देन T1, तो
तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऐसा हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि T2 इस तरीके से, लेकिन यदि n इक्वल टू इन्फिनिटी कह दें, ठीक है, तब हमें क्या यहाँ से मिलेगा कि यदि हमें n इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाए, तब ध्यान दीजिए जब भी हमारा T1 होगा, ठीक है, वो ग्रेटर होगा T2 से। तो इसलिए यहाँ पर बेसिकली हम क्या करते हैं, ऐसे निकाल रहे हैं कि मतलब जब हम वन इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूशन टाइम निकालेंगे तो इस तरीके से हमको दिखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम जब ये कहें कि यदि n इक्वल टू इन्फिनिटी कर दिया जाए, n की वैल्यू इन्फिनिटी कर दिया जाए, तब यहाँ पर जो हमें मिल रहा होगा, n की वैल्यू यदि हम इन्फिनिटी कर दें तो हमें T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा, ठीक है। और जैसा कि हम इसको इस तरीके से समझ भी सकते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि here we are comparing the execution time only single instructions pipeline, no way to improves the execution time for the single instructions time to the start and end. It increases the overall performance by splitting the execution in multiple pipeline stages so that the following instructions can use the finished stage of the previous instructions, but in doing so pipeline cause some problems also given below। तो लिंक, अच्छा यहाँ पर ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ये क्या दिया गया है, when the pipeline is stage are perfectly balanced in the uniform delay, one task execution time in pipeline is equal to the one task in non pipeline। तो यहाँ पर जैसे हमें 8 नैनोसेकंड मिला और 8 नैनोसेकंड मिला, तो इससे क्या हमें पता चला कि जो T1 है इक्वल टू T2 है, करेक्ट। और यहाँ पर देखिए when the pipeline stages are not perfectly balanced, one task execution time in pipeline is greater than one task execution in non pipeline। But note, if the execution time is greater, if the execution time is greater then why we are using the pipeline। एक क्वेश्चन से आपके माइंड में ऐसा आएगा, it is greater only one task but when n इक्वल टू इन्फिनिटी यदि कर दिया जाए तो the pipeline perform is way better than the non pipeline। तो इसलिए हम यहाँ से कंक्लूजन देंगे कि हमारा जो T1 होगा, मतलब ये नॉन पाइपलाइन में ग्रेटर हमेशा होगा T2 से। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आना चाहिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हमें क्या पता होगा यहाँ से कि जो हमारा ऑप्शन है T1 इक्वल टू T2 और T1 इज ग्रेटर देन T2, तो यहाँ पे हमें आएगा, मिलेगा T1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू T2। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 को आप जब अच्छे से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं ये एकदम नहीं समझ में आएगा। एकदम लेंदी सा पूरा क्वेश्चन दे दिया गया है जिसको लोग पढ़ने में मतलब अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते शो करते हैं। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है एन इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइन हैज़ 5 स्टेज वेयर ईच स्टेज टेक 2 नैनोसेकेंड। मतलब जो इंस्ट्रक्शंस है पाइपलाइन जिसके पास मतलब जो जिसमें 5 स्टेजेस दिए गए हैं, के की वैल्यू 5 है और स्टेज टेक 2 नैनोसेकेंड्स एंड ऑल इंस्ट्रक्शंस यूज 5 स्टेजेस। द ब्रांच इंस्ट्रक्शंस आर नॉट ओवरलैप्ड। जो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस है वो ओवरलैप्ड नहीं है। इसका मतलब क्या, द इंस्ट्रक्शंस आफ्टर द ब्रांच इज नॉट फेज्ड टिल द ब्रांच इंस्ट्रक्शंस इज कंप्लीटेड। मतलब कहा जा रहा है कि एक मिनट इसको हम थोड़ा दूसरे पेन से कर लेते हैं, ठीक है। द इंस्ट्रक्शन आफ्टर ब्रांच इज नॉट फेज्ड टिल द ब्रांच इंस्ट्रक्शंस इज कंप्लीटेड। इसी में सब कुछ लिखा गया है।
ये कह रहा है कि इंस्ट्रक्शंस आफ्टर द ब्रांच इज नॉट फेच्ड टिल द ब्रांच इंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। जब तक मतलब ब्रांच इंस्ट्रक्शंस, बेसिकली ये क्वेश्चंस में है कि जब पूरा हमारा जो इंस्ट्रक्शंस है मतलब कंप्लीट होने के बाद, फिर उसके बाद जो हमारा फेच है वो एग्जीक्यूट करेगा। इसका मतलब यही हुआ। देखिए जैसे मान लीजिए कि इंस्ट्रक्शन फेच हो गया, डिकोड हो गया, ठीक है, एग्जीक्यूट और राइट बैक। तो जब ये पूरा कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस फेच होगा। कहने का मतलब यही कह रहा है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कैलकुलेट द एवरेज इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन टाइम assume that 20% all the instructions is executed are branch instructions. Ignore the fact that branch in the instructions may be conditional. तो यहाँ पर ये इसको तो आसानी से देखिए ऑप्शन ए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बोला जा रहा है यहाँ पर जो ब्रांच की फ्रीक्वेंसी है 20% है, करेक्ट। तो ब्रांच की फ्रीक्वेंसी 20% है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टेजेस हैं k इक्वल टू 5 है, करेक्ट। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या निकालना है कि एवरेज इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन टाइम, यही हमको पता करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0.2, ठीक है। इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। कोई ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच इंस्ट्रक्शंस है और ये इसका जो ब्रांच फ्रीक्वेंसी दिया गया है वो 20% है, ठीक है। और इसमें स्टाल्स कितने लग रहे होंगे, कितना 4। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये हमें सॉल्व करने पे कितना मिल रहा होगा, यहाँ पर 1 प्लस 0.2 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.8 दैट इज इक्वल टू 1.8, ठीक है। यहाँ पर हमें 1.8 मिल गया, करेक्ट। तो ये अब हमें इसको क्या करना है कि हमें यहाँ पर ये CPI मिल गया, क्या मिल गया, CPI एवरेज, ये यहाँ से एवरेज CPI। अब देखिए इसको और क्या करेंगे, अभी हमें एवरेज इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन, एवरेज इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन टाइम ये निकालना है। तो हमें कैसे निकालेंगे, हमें जो CPI पता है एवरेज इनटू कितने स्टेज कितना सेकंड ले रहा है, टाउ पी कर दीजिए। तो यहाँ पे 1.8 इंटू 2 नैनो सेकेंड दैट इज इक्वल टू 3.6 नैनो सेकेंड। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देख लीजिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप आप सभी को फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे, सेकेंड पार्ट को ध्यान से समझते हैं, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में क्या दिया, इफ़ द ब्रांच इंस्ट्रक्शंस इज कंडीशनल ब्रांच, यदि जो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस है कंडीशनल ब्रांच है इंस्ट्रक्शंस, ब्रांच नीड नॉट बी टेकन, ब्रांच को टेकन नहीं किया जा रहा है, नहीं कंसिडर किया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है। इफ़ the branch is not taken, the following instructions can be overlapped. When 80% of the branch instructions are conditional branch instruction and 50% conditional branch instructions are such that branch is taken, मतलब कह रहा है कि
80% जो है मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसमें से 80% जो है वो सभी ऑल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस है, और उस ब्रांच इंस्ट्रक्शंस में 50% जो है 50% वो टेकन हुए हैं और 50% नॉट टेकन। कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन टाइम, एवरेज इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन टाइम। तो बस इसको करने के लिए क्या क्या हमको डिटेल पता होना चाहिए, डेटा पता बस होना चाहिए। देखिए ध्यान से कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमें दिया गया है, क्या क्या दिया गया है ध्यान से देखिए। यहाँ पर टोटल इंस्ट्रक्शंस होगा, ठीक है, यहाँ पे टोटल इंस्ट्रक्शंस है हो गया, ठीक है। अब इसमें से हमारे पास 80% जो है और 20% यही टूट रहा है, ये ब्रांच इंस्ट्रक्शंस है। क्या है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन। और ये क्या है, नो ब्रांच इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि नो नई ब्रांच इंस्ट्रक्शंस है तो यहाँ पे 0 स्टार लगेगा, करेक्ट। और यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 80% जो बताया जा रहा है वो कंडीशनल ब्रांच है, सीवी का मतलब कंडीशनल ब्रांच, और 20% जो बताया जा रहा है यहाँ पे नॉन कंडीशनल ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ठीक है, अब ये जब 20% नॉन कंडीशनल बोलें या फिर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 80% में 50% टेकन हुआ है, 50% नॉट टेकन हुआ है। तो 50% यदि हमें टेकन किया गया है, ठीक है, ब्रांच यदि टेकन लिया गया है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ स्टॉल्स लग रहे हैं, 4 स्टॉल्स। ये स्टॉल्स आया कहाँ से, जो हम बताए हैं कि लास्ट स्टेज मतलब में हमारा जो कंप्लीट होने के बाद ही मतलब फेच होगा, वहाँ पे फर्स्ट में डिस्कस किए थे, मतलब बताया गया है कि तो लास्ट कितने स्टेजेस हैं, 5 हैं, इसलिए वहाँ पे -1 करने पे 4 आ रहा है। वहीं हम 4 यहाँ पे यूज कर रहे हैं, 4 स्टार्स। तो यहाँ पे 50% जो होगा यहाँ पे ब्रांच नॉट टेकन, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर ये जो है, ठीक है, यहाँ पे कितने स्टॉल्स लग रहे होंगे, 0 स्टॉल, 0 स्टॉल। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिए देखिए देखिए, यहाँ पर कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, यहाँ पे कि टोटल हमारे पास कितने हैं, मतलब कैसे निकालेंगे, सीपीआई कैसे निकालेंगे, एवरेज सीपीआई लिख लेते हैं, ठीक है। एवरेज यही तो निकालना है पहले, ये क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस ये 20% में टूट रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 0.2, 0.2। अब देखिए ये जो 80% में, यहाँ पे 20% में, और इस 20% में भी हमें कितना के यहाँ पे भी स्टॉल तो लगेगा ना 4 का, यहाँ पे इस जो नंबर ऑफ स्टॉल्स इसमें भी लगेंगे कितना, 4 का। ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। यदि कंडीशनल ब्रांच है और नॉन कंडीशनल है, बिना कंडीशन के ही होगा, तो वहाँ पे 4 स्टॉल्स लगेगा, और इसमें तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.8 इंटू 0.8 करने के बाद देखिए यहाँ पर इस तरीके से ओपन हुआ है, तो इसको ऐसे करेंगे प्लस 0.2 करेंगे क्योंकि 20% है, तो 0.2 इंटू कितना होगा, 4, ये हो गया। और इसमें क्या होगा, इन दोनों का होगा, तो अच्छा बेसिकली ये 0 स्टॉल है तो ये 0 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे 0.5 इंटू 4। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने पे क्या आएगा, 1 प्लस 0.2 इंटू 0.8 इंटू ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 प्लस 0.8,
यहाँ पर हो जाएगा 1 + 0.2 और ये हो जाएगा 0.8 × 3, यही करेक्ट होगा। 2 1 3 ये हो गया। उसके बाद इसको लास्ट हमारा कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई का 8 3 24 मतलब 0 पॉइंट ये, तो हमारा ओवरऑल आ रहा है हमारा 1.48, ठीक है। और 1.48, अब ये हमारा क्या है, एवरेज सीपीआई है। एवरेज सीपीआई निकालने के बाद उसके बाद हमें क्या करना होता है, जब एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शंस, एवरेज सीपीआई निकालने के बाद हमें एवरेज इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन टाइम निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करते हैं सीपीआई एवरेज इनटू टाउ पी। तो यहाँ पर 1.48 × 2 नैनो सेकेंड, हमें यहाँ से क्या मिल रहा होगा 2.96 नैनो सेकेंड। यही हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी का। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेसिकली हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर हर चीज़ों को प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है, आप इसको देख सकते हैं, आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप हमारे सॉल्यूशंस को प्रेफर कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चंस को रीड करिए, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, कंसीडर 5 स्टेज पाइपलाइन इफ IF इंस्ट्रक्शंस फेच इंस्ट्रक्शंस डिकोड एंड रजिस्टर ठीक है। ID का मतलब इंस्ट्रक्शंस डिकोड एंड रजिस्टर रीड, EX का मतलब एग्जीक्यूट यहाँ पे हुआ, मेमोरी राइट बैक। ऑल द मेमोरी रजिस्टर्स, all memory are the registers read take place in the second phase of a clock cycles, all writes occur in the first phase, consider the executions of the following instructions sequence। तो इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पे पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है सो ऑल द डेटा डिपेंडेंसी बिटवीन द 4 इंस्ट्रक्शंस। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द डेटा हजार्ड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ऑल हजार्ड कैन बी अवॉइडेड बाय फॉरवर्डिंग दिस केस, ठीक है। तो चलिए आप अपने से एक बार ट्राई करिए, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत वो नहीं है। देखिए ध्यान से देखते रहिए, हम यहाँ देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यदि हम ऑल डेटा डिपेंडेंसी यदि हम रॉ देखें, मतलब इसे ट्रू डिपेंडेंसी भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ से एक इस वाले पे जा रहा है, ठीक, 1 से, फिर इसके बाद ये इस वाले पे जा रहा है 2, फिर यहाँ से इसमें देखिए यहाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये जो R4 है, R4 हो रहा है क्या, यस करेक्ट। यहाँ पर देखिए जो R4 है, यहाँ से हमें एक डिपेंडेंसी यहाँ पे मिल रही है, करेक्ट। तो हमारे पास टोटल कितने डिपेंडेंसी यहाँ पे बन रहे हैं, रॉ डिपेंडेंसी हमारा टोटल 4 है। यहाँ पर I1 और I2, ठीक है, I1 I2 हो गया, I1 I3 I1 I4 और एक और बन रहा है हमारा I2 से I4, करेक्ट। अब देखिए उसके बाद हम यदि
WAR राइट आफ्टर रीड, ये चेक करें तो क्या हमारे पास यहाँ पे मिल रहा होगा। एक मिनट, इसको हम देखिए, यहाँ पर अब हमें इस तरीके से चेक करना पड़ेगा राइट आफ्टर रीड। तो यहाँ पे क्या 3 से हमको मिल रहा है क्या? यहाँ पे देखिए, यस करेक्ट, यहाँ पे इससे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ से एक यहाँ हो रहा है, और R4 से यहाँ पर देख लीजिए इस वाले पे जो I2 इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे R4 के लिए भी हो रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि I4 से I4 जो है I4 और I3, I4 से I4, ये I3 नहीं है, वेट I4 I2 करेक्ट, और I4 से I1 और I2 से I1, ये हमारा डिपेंडेंसी है करेक्ट। अब देखिए इसके बाद, और यहाँ पर WAW यदि देखें जिसको कहते हैं आउटपुट डिपेंडेंसी, तो इसमें तो नहीं दिख रहा है, ठीक। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या है, आइडेंटिफाई द डेटा हजार्ड। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये पता करिए कि ये आइडेंटिफाई करिए डेटा हजार्ड। तो बेसिकली इतना तो आपको क्लियर हो गया कि इसमें यहाँ पर 1 2 3 4 हमें यहाँ पे रा डिपेंडेंसी, रीड आफ्टर डाइट डिपेंडेंसी पता होगा, और यहाँ पर 1 2 3 तीन डिपेंडेंसी यहाँ पे पता हो गया करेक्ट। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो हमारे पास रा डिपेंडेंसी है, मतलब यहाँ पर 4 1 2 3 4, यहाँ पर वार डिपेंडेंसी जो है 1 2 3 3 हो गया। अब कंसीडर अ नॉर्मल पाइपलाइन एग्जीक्यूशन, यहाँ पर हमको ध्यान से देखना है। यहाँ पर बेसिकली मतलब जो भी हमें ये इंस्ट्रक्शंस दिख रहा है, ये किस तरीके से किया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। इसको देखिए, ये जो है यहाँ पर ये फर्स्ट हमारा एग्जीक्यूट किया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड, ये इसमें कोई इस तरीके से मतलब एक नॉर्मल जैसे पाइपलाइन एग्जीक्यूट करता है, बस उस तरीके से इसको दिखा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी यहाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से नीचे देखिए, सो रॉ डिपेंडेंसी के लिए कैसे करेंगे, देखिए कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि जो I1 है वो I2 पे, जो I1 का रिजल्ट है वो I2 पे मतलब डिपेंड कर रहा है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं I1 और I2, जब I1 का हमें राइट बैक होगा, ठीक है, तो उसी समय हमें उसी एक मतलब यहाँ पर तुरंत डिकोड जो है मतलब इसमें वैल्यू हमको मिल जाएगा। यहाँ पे ऑपरेंड फॉरवर्डिंग यूज हो रहा है, जैसे डायरेक्ट इसको हम ऑपरेंड को इसमें वैल्यू को सेंड कर दे रहे हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो क्यों यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पे इंस्टॉल आएगा, यहाँ पे भी, यहाँ राइट बैक के बाद ये चलेगा। फिर उसके बाद यदि हमारा ये कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पर बस I1 का ही हमारे पास, तो I1 हमारे यहाँ पे मिल गया, तो उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये डिकोड फेज यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। इसके बाद ये कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए I2 का कहाँ पे आएगा, I2 का जो होगा, I2 और I4 आपस में डिपेंडेंट है। तो ध्यान देने वाली चीज़ यहाँ पर है कि जब तक I2 का राइट बैक नहीं हो जाता है, मतलब राइट बैक जब होगा तभी यहाँ पे ये डिकोड भी होगा I4 का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि डेटा डिपेंडेंसी हो रहा है ना, इसलिए ऐसा हमको करना पड़ रहा है। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं क्या लिखा है, सो देयर इज ए रा हजार्ड I1 एंड I3 एंड I1 एंड I4, I1 से ही I1 I2 तो ठीक है, और I4 विथ I2 मतलब
वही चीज़ है कि 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में, और मतलब 1 से 2 में, 1 से ही 3 में, 1 से 4 में, और 2 से 4 में, यही था। ऑल डिपेंडेंसी काज द हजार्ड ओनली इफ डिपेंडेंसी काज stalls in the pipeline, the structures will get hazard. These hazard cause the following stalls in the pipeline. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सब स्टॉल्स पाइपलाइन दिक्कत करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये सब लास्ट में देखिए, ये इसका आंसर क्या यहाँ पे कि जो ये सब हजार्ड हैं इसको हम किस तरीके से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अच्छा वही चीज़ है, ये सेम ही ऊपर वाला चीज़ अभी जो डिस्कस किए वही चीज़ है। नाउ द ऑपरेंड फॉरवर्डिंग EX टू EX स्टेज वी कैन डू फॉलोइंग। मतलब ये कहा जा रहा है कि जैसे कि जब इसका EX स्टेज ख़त्म हुआ तो ये वाला इसका चालू हो गया, इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो इसको अब ध्यान से देखना है कि 10 ऑल द हजार्ड आर एलिमिनेटेड, मतलब जो भी हजार्ड था हम उसको एलिमिनेट कर दिए। कैसे करके? ऑपरेंड फॉरवर्डिंग टेक्निक है, ठीक है। EX से EX स्टेज वी कैन डू एज फॉलो, यहाँ पे करेक्ट। अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने से एक बार रीड करिए, कोशिश करिए खुद से करने के लिए, और फिर उसके बाद हम भी इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है द परफॉर्मेंस ऑफ द पाइपलाइन प्रोसेसर सफ़र इफ़, मतलब जो क्वेश्चन क्या है, जो परफॉर्मेंस है पाइपलाइन का किस किस चीज़ से सफ़र कर सकता है, ठीक है। इसमें तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। द पाइपलाइन स्टेज हैव डिफरेंट डिले, ठीक है। यदि पाइपलाइन स्टेज के हैव डिफरेंट डिले, तो आपको पता है कि यदि हमारे पास यूनिफॉर्म पाइपलाइन, यूनिफॉर्म स्टेज डिले है तो उसमें बेटर परफॉर्म करता है हमारा पाइपलाइन, जैसे 2 नैनोसेकेंड हर स्टेज का है। लेकिन हमारे पास डिफरेंट डिले है, जैसे 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, फिर उसके बाद 4 हो गया। तो इसमें से जो सबसे मैक्सिमम होता है उसको हमको लेना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शंस ए भी सही है, ठीक है। मतलब वो डिफ़र का इससे होगा, मतलब सफ़र करेगा हमारा पाइपलाइन, ठीक है, प्रोसेसर। कंजिक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस आर डिपेंडेंट, अब जैसे हमारा एक इंस्ट्रक्शंस I1 है, ये डिपेंडेंट है किस पे, मतलब I1 इंस्ट्रक्शंस है, I2 वाला इंस्ट्रक्शंस इस पे डिपेंडेंट है। अब उसी तरीके से जो I3 इंस्ट्रक्शंस है वो I2 पे डिपेंडेंट है। तो इससे क्या होगा, कंजिक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस आर डिपेंडेंट, तो इसलिए यहाँ पर भी पाइपलाइन जो है वो प्रोसेसर सफ़र करेगा, ठीक है। तो इससे यहाँ पे भी द पाइपलाइन स्टेज शेयर द हार्डवेयर रिसोर्सेज, मतलब यहाँ पे यदि हम पाइपलाइन में, ठीक है, अब हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। शेयर करने का मतलब कि एक हार्डवेयर है और इसको शेयर कर रहे हैं, मतलब बेसिकली हम इसको एक ही हार्डवेयर को एक पर्पज़ के लिए यूज करेंगे। यदि शेयर करेंगे तो ये सफ़र करेगा, प्रॉब्लम करेगा। एक हार्डवेयर से हम कई काम कराना चाहेंगे तो ये सफ़र करेगा, पाइपलाइन परफॉर्मेंस में दिक्कत करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसका ऑप्शंस क्या होगा, ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। दिक्कत ये आप सॉल्यूशन जो लिखा है इस पे मत जाइए, आप मेन है कि समझिए, करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप एक बार अपने से खुद से पढ़ने की कोशिश करिए। फॉर अ पाइपलाइन CPU विद अ सिंगल ALU, इसमें बताया भी जा रहा है कि फॉर अ पाइपलाइन CPU with a single ALU consist of ALU consider the following situations। हमें ये situations को फॉलो करना है, ठीक है। क्या करना है इसमें बताया जा रहा है, देखिए the J+1 instructions use the result of the jth instructions as an operand। तो मतलब इसमें यही चीज़ है कि जैसे कोई यहाँ पर
मतलब एक इंस्ट्रक्शन है jth प्लस 1 इंस्ट्रक्शंस जो है यूज कर रहा है रिजल्ट को ऑफ द jth इंस्ट्रक्शंस j प्लस 1 इंस्ट्रक्शंस यूजेस द रिजल्ट ऑफ jth इंस्ट्रक्शंस एज द ऑपरेंड। तो बेसिकली यहाँ पर डेटा हजार्ड हुआ। इसको क्या होता है कि इसको एक्सप्लेन अभी मैं अच्छे तरीके से कर देता हूँ जिससे आप सभी को मतलब कि आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या आ गया, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। मतलब क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि यहाँ पे सिंगल एएलयू है, मतलब जो अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट है सिंगल है, और पाइपलाइन सीपीयू दिया गया है। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे? अब जैसे कि हमारे पास यदि j+1 इंस्ट्रक्शंस यूज कर रहा है j को, यहीं कहा जा रहा है, तो अब है यहाँ पर कि तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि ये डिपेंडेंसी आएगी यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक I1 और एक I2 इंस्ट्रक्शंस है और I2 को R1, अब यहाँ पर ध्यान से एक हम वो भी ले सकते हैं जैसे R1 R2, R1 में हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं R2 और R3 की वैल्यू, और इसमें हम कर रहे हैं R4 में क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं R1 माइनस R3। अब ध्यान से समझिए, I2 को R1 चाहिए जो I1 प्रोड्यूस करेगा, करेक्ट। तो इसलिए यहाँ पर डेटा हजार्ड है। क्या है? डेटा हजार्ड। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें डेटा हजार्ड आएगा। द एग्जीक्यूशंस ऑफ द कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पर ये कौन सा हजार्ड आएगा? ये कंट्रोल हजार्ड है। क्यों कंट्रोल हजार्ड है? देखिए ध्यान से, जब भी हमें रिजल्ट मिलता है, देखिए जब जैसे कि हमें जंप लेना है या फिर जंप नहीं लेना है, वो कब पता चलता है? डिकोड में। किस में पता चलता है? डिकोड में, ना कि फेच में। तो हमें डिकोड में पता चलता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस है वो रिजल्ट लेट से आता है, तो इसलिए यहाँ पर ये कौन सा होगा? कंट्रोल हजार्ड, करेक्ट। और यहाँ पर लास्ट वाला क्या दिया गया है? jth एंड j+1 j+1 इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर ALU एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे यदि हमारे पास ALU, मतलब अब यहाँ पे सिंगल ही हमारे पास ALU है, मतलब यहाँ पे क्या है? सिंगल ALU है। और यदि सिंगल ALU है, यदि हमें दोनों के लिए एक साथ ही, दोनों इंस्ट्रक्शंस के लिए एक ही साथ ही चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? स्ट्रक्चर हजार्ड। क्या आएगा? स्ट्रक्चरल हजार्ड। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी। इसमें क्वेश्चन से यही पूछा जा रहा है कि एबव कैन कॉज हजार्ड। इसमें से मतलब जो भी हमें दिया गया है, विच ऑफ एबव कैन कॉज हजार्ड, इसमें से कौन सा जो है जो कि हजार्ड काज करेगा? तो सभी करेंगे, ऐसा कोई इसमें से सगा नहीं है जो कि मतलब ऐसा सोच लो। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? यहाँ पे 4 स्टेज पाइपलाइन है और डिले कितना दिया गया है? 150, 120, 160, 140 नैनो सेकेंड। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए देखिए एकदम आसान है, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या क्या दिया गया है? k = 4 दिया गया है, और क्या क्या दिया गया है?
इसमें टाउ पी निकालना पड़ेगा हमको। टाउ पी कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम ऑफ स्टेज डिले। स्टेज डिले में क्या क्या दिया गया है, 150, 120, 140। तो इसमें यहाँ पर हम क्या करेंगे, 150, 120, 160, 140। इसमें से मैक्सिमम टाउ पी में से मैक्सिमम कौन सा है, 160 नैनो सेकेंड। और उसके बाद रिस्पेक्टिवली द रजिस्टर दैट आर यूज्ड बिटवीन द स्टेज हैव डिले 5 नैनो सेकेंड। अच्छा, इसमें रजिस्टर डिले भी दिया गया है, ठीक है, रजिस्टर RD लिख देता हूँ। तो इसमें कितना दिया गया है, 5 नैनो सेकेंड। ये कितना आ जाएगा, 165 नैनो सेकेंड। अब यहाँ पर ध्यान देना है, एज्यूम कांस्टेंट क्लॉकिंग रेट टोटल टेकन टू द प्रोसेस 1000 डेटा आइटम्स ऑन द पाइपलाइन विल बी। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे 1000 डेटा बोले, इंस्ट्रक्शंस बोले, सब बराबर है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल कैसे पता चलेगा हमको, तो k प्लस n माइनस 1, कितना है k की वैल्यू यहाँ पे 4 की 5, 4 दिया गया है, प्लस 1000 माइनस 1 कितना आ गया है 1003। तो अब हमें क्या करना है, एग्जीक्यूशन टाइम निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे निकालने के लिए, यही 1003 इंटू 165, ये जितना भी आएगा इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 16549 नैनो सेकेंड, ठीक है। कितना आ रहा है 165 अभी देखिए ध्यान से यहीं पे समझिए, 495 नैनो सेकेंड। ये आंसर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे माइक्रो सेकेंड में दिया गया है, देखिए ध्यान से, ठीक है। हर ऑप्शंस माइक्रो सेकेंड में दिया गया है। तो इसको कैसे करेंगे, माइक्रो सेकेंड में दिया गया है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर। तब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मतलब यहाँ पर नैनो सेकेंड है, माइक्रो सेकेंड करने के लिए 165.495 माइक्रो सेकेंड, ठीक है, इंटू देखिए 10 टू द पावर हमने क्या किया, जो 9 होता है नैनो सेकेंड का, उसमें से -3 निकाल लिया, -3 इस पे हम लगा दिए, तो हमारा पूरा ही आंसर निकल के आया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो अब 10 टू द पावर 6 को क्या बोलेंगे, माइक्रो। तो यही हमारा हो जाएगा 165.495, और जो कि इसे हम बोल सकते हैं क्या, इसे हम बोल देंगे 5, इसे बोल देंगे 5 माइक्रो सेकेंड। हमारा ऑप्शंस कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, ये सॉल्यूशन दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं खुद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या किया गया है कि मतलब जब भी इस क्वेश्चंस में आप अपने से कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा आपको मतलब माइंड को थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। इस क्वेश्चंस में जैसे दिया गया है सेम वही क्वेश्चन है, वही सब। इसमें क्या दिया गया है, जैसे दिया गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ द क्लॉक साइकिल्स टेकन टू कंप्लीट एबव सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। लास्ट लाइन को रीड करिए जिससे आप सभी को पता चल सके। पूछा जा रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल टेकन to complete above instructions executions starting from the fetch of the I1। तो इसको मतलब वही चीज़ है कि I1 मतलब यहाँ पे 3 इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इन तीनों इंस्ट्रक्शंस में जैसे यहाँ पे I1, I2, I3 3 इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। अब इसे हमें क्या करना है, ध्यान से समझना है कि देखिए इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको प्रॉपर इसी फिगर से ही समझाते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है,
इस फिगर में हमें पता है, ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। जो जैसे यदि हम यहाँ पर विदाउट डेटा फॉरवर्डिंग यूज करें, विदाउट डेटा फॉरवर्डिंग, तब क्या होगा। हाँ एक मिनट, मोबाइल रख देते, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि विदाउट डेटा फॉरवर्डिंग हम यदि यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्लॉक्स कितने क्लॉक लगेंगे। तो देखिए जैसे कि हमें जो भी राइट बैक के बाद ही हमें यहाँ पर जो सेकेंड जो हमें मिल रहा होगा, मतलब डिकोड होगा, वो उसके बाद ही होगा, करेक्ट। फिर ये राइट बैक होने के बाद ही हमारा थर्ड इंस्ट्रक्शंस का डिकोड होगा, ठीक है। तो ये हमें क्या हो गया, विदाउट क्या है, डेटा फॉरवर्डिंग। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, उसके बाद ये जो हमें दिया गया है, ये जो 11 क्लॉक साइकिल्स आ रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो हमें 11 क्लॉक साइकिल्स आ रहा है, ये डेटा फॉरवर्डिंग यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट। ऐसा क्यों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे राइट बैक जब भी होता है, इसी फेज में हम इसको डिकोड को, मतलब जो भी ऑपरेंड वैल्यू है उसको हम नेक्स्ट में हम तुरंत पास कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं तुरंत ही। जैसे राइट बैक हुआ और इसी वाले फेज में कर देंगे। तो यहाँ पर राइट बैक और आरडी स्टेट ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो 11 क्लॉक साइकिल आ रहा है लास्ट में। अब हमें इन दोनों में से कोई ऑप्शंस मिला नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 13 क्लॉक साइकिल, 11 क्लॉक साइकिल, क्या ऑप्शन में दोनों में है कहीं 13 और 11, 13 11 है, नहीं है। तो अब हमें करना पड़ेगा कि दो ऑप्शंस तो नहीं होंगे, अब हमें पड़ा बी या तो ए होगा। तो उसके लिए यहाँ पर अच्छा बनाया नहीं गया है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 8 है। 8 कैसे है वो भी आपको समझ में अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, अच्छा यहाँ पे बनाया गया है नहीं, मतलब नहीं दिया गया, तो कैसे होगा यहाँ पर। जैसे मान लीजिए इंस्ट्रक्शंस हमारा 1 है, इसका हम मतलब कि इंस्ट्रक्शन फेच किए, ठीक है, फिर डिकोड किए, फिर एग्जीक्यूट किए, फिर मेमोरी एक्सेस कह सकते हैं, ठीक है, और राइट बैक किए, ठीक है। जब हमारा यहाँ पर सेकंड I2 इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली जब हमें क्या मिल रहा होगा, ये इसके बाद मतलब एग्जीक्यूट होने के बाद मेमोरी, यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूशन चलेगा, एग्जीक्यूट मेमोरी, ठीक है, राइट बैक होगा। और फिर इसके जस्ट बाद, अच्छा हम इसको मेमोरी पर क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें वैल्यू को पहले रीड करना है पूरा प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद ही जब हमें वैल्यू मिल जाएगी, तो जैसे वहाँ पर डिपेंडेंट है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो R0 है यहाँ पे इस पे और ये, ठीक है। तो इसलिए मैं, यदि R0 को हमको लेना है तो हमें क्या करना होगा कि एग्जीक्यूट नहीं, यहाँ पे मेमोरी, यहाँ पे हम इस चीज़ को करेंगे, एग्जीक्यूट हमें इस फेज पे करना पड़ेगा, फिर राइट बैक। ठीक इसी तरीके से यदि हम I3 को देखें, ठीक है, तो जस्ट इसके बाद एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, फिर मेमोरी, फिर यहाँ पे राइट बैक होगा लास्ट में। यहाँ पे मेमोरी ME लिख देता हूँ, यहाँ पे राइट बैक होगा। अब नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स निकालते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से पहला हो गया, ये तो 5 हो ही गया, 1 2 3 4 और 5, अब 5, उसके बाद देखिए यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, आठ भी नहीं आया क्या, गलत हो गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे अलग से और भी सेपरेट, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें डाउट ऐसा लग रहा है, इसका करेक्ट आंसर तो वैसे 8 है, ठीक है। कहीं पे यदि गलती हो रहा है तो आप इसको अपने से सुधार करिएगा, ठीक है। या मेमोरी के बाद यदि मिला तो हमें क्या मिल रहा होगा, यहाँ पर मेमोरी फिर राइट बैक,
ठीक है, ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, आप सभी के साथ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर a CPU has the 5-stage pipeline run at the 1 GHz. The instructions fetch happens in the first stage of the pipeline. और यहाँ पे कह रहा है a conditional branch instructions compute the target address and evaluate the conditions in the थर्ड स्टेज। ये याद रखना है कि ये इवेलुएट किस स्टेज में कर रहा है? थर्ड स्टेज में। मतलब इसमें कितने स्टॉल्स लगेंगे? 2 स्टॉल्स लगेंगे। द प्रोसेसर स्टॉप्स फेचिंग न्यू इंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग एंड द कंडीशनल ब्रांच अंटिल द ब्रांच बिकम आउट इज नोन। तो जो प्रोसेसर मतलब स्टॉप फेचिंग द न्यू इंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग कंडीशनल ब्रांच अंटिल द ब्रांच आउटकम इज नोन। जब मतलब यहाँ पर एक मिनट, यहाँ और भी एक लाइन पढ़ लेते हैं और समझ में आएगा, ठीक है। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट 10⁻9 इंस्ट्रक्शंस आउट ऑफ 20 इंस्ट्रक्शंस कंडीशनल ब्रांच। ये सब ठीक है, ये सही डेटा है यहाँ पर दिया गया। इंस्ट्रक्शंस टेक 1 साइकिल्स टू कंप्लीट एवरेज एंड द टोटल एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द प्रोग्राम इज। तो बेसिकली ध्यान से समझिए यहाँ पर दिया क्या क्या गया है। जो CPU है वो जैसे मानिए कि यहाँ पे टोटल प्रोग्राम 10⁻9 दिया गया है, ठीक है। और इसमें से 10⁻9 दिया गया है और 10⁻9 में से कहा जा रहा है कि यहाँ पर 20% इसका 20% 10⁻9 का, ठीक है, क्या है? कंडीशनल ब्रांच है। और तो इसका निकालेंगे कैसे? देखिए एवरेज CPI एवरेज कैसे निकालेंगे? ये फिर वही चीज़ है, आ गया 1 + 0.2 × 10⁻9, यही होगा। और 1 यहाँ पर जो हम कर रहे हैं यहाँ पे 1 ना हो के, ध्यान से समझिए, यहाँ पे 10⁻9 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10⁻9। यहाँ पे 10⁻9 + 0.2 × 10⁻9। हमको पूछा क्या जा रहा है? सेकेंड पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हमको टाइम पूछा जा रहा है, साइकिल टाइम। तो साइकिल टाइम कैसे निकलता है? साइकिल टाइम तो जैसे 1 नैनोसेकेंड इक्वल टू, यहाँ पे साइकिल टाइम इक्वल टू साइकिल टाइम कितना निकलेगा? ये है 1 GHz दिया गया है, ठीक है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 साइकिल टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 नैनोसेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 नैनोसेकेंड हो जाएगा तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जीक्यूशन टाइम 10⁻9 क्या हो जाएगा? + 0.2 × 10⁻9 × 1 नैनोसेकेंड। क्या करेंगे? 10⁻−9 कर लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक चीज़ और हमको समझना है यहाँ पे कि जो यहाँ पे स्टॉल्स लग रहा होगा, स्टॉल्स हमने तो यहाँ पे यूज ही नहीं किया, तो यहाँ पे स्टॉल्स भी तो लगाना पड़ेगा ना। तो ×2 होगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ये हमें क्या मिल रहा होगा? 10। अब ये सब तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 मिलेगा + 0.2 × 2 कितना हो जाएगा? 1.4। हमारा यही करेक्ट आंसर है।
तो हमें क्या आंसर मिल रहा होगा 1.4, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, वैसे ना ये जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है सीधा आप 1 इंटू 0.22 का स्टॉल लग रहा था, बस ये क्या आ जाएगा 1.4, ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये सॉल्यूशन दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रीड करिए। ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शंस फेज, डिकोड, एग्जीक्यूशंस, राइट बैक, ये तो सिमिलर क्वेश्चंस हमने करा रखा है, टोटल क्वेश्चंस। इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान दीजिए। हमारे पास सबसे पहले इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ द क्लॉक साइकिल। हमारा मुद्दा क्या है यहाँ पर, जो मुद्दा है कि नंबर ऑफ द क्लॉक साइकिल्स टेकन टू कंप्लीट द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, मेन मुद्दा यही है। अब इसको देखिए नोट करना स्टार्ट करिए। क्या क्या दिया गया है, 4 यहाँ पे स्टेजेस दिए गए हैं और बताया जा रहा है IF और ID WB ये कितने क्लॉक साइकिल ले रहा है, 1 क्लॉक साइकिल। और उसके बाद ये द नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स फॉर द EX स्टेज, EX मतलब ये वाला, ये डिपेंड ऑन द इंस्ट्रक्शंस, ये डिपेंड कर रहा है ऐड सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शंस 1 क्लॉक साइकिल, और मल्टीप्लाई का जो ले रहा है 3 क्लॉक साइकिल इन द EX स्टेज। ठीक है, तो कह रहा है कि ऑपरेंड फॉरवर्डिंग यूज किया गया है, तो चलो कर लो, देख लो। देखो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले नॉर्मल तरीके से नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल निकाल लो। कैसे, k प्लस n माइनस 1, k की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, k इक्वल टू हमें दिया गया है 4। कैसे, 1 2 3 4, 4 k प्लस n कितना है 1 2 3, n की वैल्यू 3 है, k प्लस n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, तो क्या फार्मूला भी लिखना पड़ेगा। तो चलिए अच्छा, k प्लस n क्या है 3 माइनस 1, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं भाई, आप लोग को यदि ना पता हो तो। k प्लस n माइनस 1, इससे क्या हम निकाले हैं, यहाँ पे 4 और 3 7 माइनस 1 6 क्लॉक साइकिल हमें पता चल गया नॉर्मल तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हम आपको सभी को बता रखे हैं, जैसे हमारे पास IF ID और EX WB, इस वाले पे ये 1 क्लॉक साइकिल, ये भी 1 1 1, ये भी 1। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो ऐड है और वो सब्ट्रैक्ट है, ये 1 1 क्लॉक साइकिल, और जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई ये कितने क्लॉक साइकिल ले रहा है, 3 क्लॉक साइकिल। तो भाई यहाँ पर यदि हम इसमें से माइनस कर देंगे 1 क्लॉक साइकिल, नॉर्मल तरीके से निकाले हैं तो ये सभी इंक्लूड होगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचा 2। ये यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पहले वीडियो में सब कुछ समझ में आएगा, बहुत अच्छे डिटेल में बात किए हैं, उसको देखने पे आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो 2 है इसको ऐड कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स कितना होगा हमको, टोटल 6 प्लस 2 कितना है 8, यही हमारा आंसर है। ठीक, अच्छा मैं चेक भी कर लेता हूँ, हमको खुद ही नहीं कंफर्म है कितना है, हाँ 8 करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको देख सकते हैं, ये जो दिया गया है इस चीज़ को सॉल्यूशंस है, इसको आप खुद से पकड़िए, समझिए, कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू इन ए पाइपलाइन प्रोसेसर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या ट्रू नहीं है। इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसके पहले वाले क्वेश्चन वीडियो में सेम क्वेश्चन को हमने डिस्कस करा, जैसे बाई पासिंग कैन हैंडल ऑल द रॉ हजार्ड, और इसका जो आंसर है हमें क्या मिल रहा होगा, पहला और लास्ट वाला फॉल्स है। ठीक है, और जो रजिस्टर रीनेमिंग कैन बी एलिमिनेट ऑल द हजार्ड्स, तो ये ट्रू ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो 1 एंड 3 जो है हमारा यही ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन।
ठीक है, इसको हमने डिस्कस कर रखा है तो आप इसको पढ़ भी। कंट्रोल हजार्ड पेनाल्टी कैन बी एलिमिनेटेड बाय डायनेमिक ब्रांच प्रेडिक्शंस, ये गलत है। और यहाँ पर बाई पासिंग कैन हैंडल ऑल रा हजार्ड, तो ये भी गलत कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये सब आप पढ़ लेंगे, ठीक है, आपको पढ़ना है इसको प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? डिले ब्रांचिंग कैन हेल्प इन द हैंडलिंग ऑफ कंट्रोल हजार्ड। फॉर ऑल डिले कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस irrespective whether the condition evaluate टू ट्रू और फॉल्स। ये बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे बेसिकली आपकी इंग्लिश चेक हो रही है और आपका समझ कितना हो रहा है। ठीक है, समझ कितना है कॉन्सेप्ट को लेकर। तो यहाँ पे ऑप्शंस हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर ए है। बेसिकली ऐसा इसलिए कि जैसे हमें ध्यान से समझना है, यहाँ पर फॉर ऑल डिले कंडीशनल ब्रांचिंग कह रहा है, फॉर ऑल डिले कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस irrespective whether the कंडीशन इवेल्युएट ट्रू और फॉल्स। मतलब irrespective whether the conditions evaluate true और false। तो ये कब होता है? मतलब बेसिकली देखिए, जब हमारा कंडीशनल ब्रांच होता है और ये तभी हमें पता चलता है डिकोड में, डिकोड फेज में हमको पता चलता है कि ये जो भी इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे ब्रांच लेना है या फिर नहीं लेना है, वो हमको डिकोड स्टेज में ही पता चलता है, वो कंडीशनल ब्रांच में। तो हमारा करेक्ट आंसर, और ये सब ऑप्शंस क्या दिया गया है? द फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस इन द फॉल थ्रू द पाथ इज एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर द फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस इन द टेकन पाथ इज एग्जीक्यूटेड, यदि पाथ टेकन ही हो गया है तो ये तो गलत हो गया। द ब्रांच टेक लॉन्गर एग्जीक्यूट देन एनी अदर इंस्ट्रक्शंस, क्या ब्रांच टेक्स लॉन्गर टू एग्जीक्यूट देन एनी अदर इंस्ट्रक्शंस? नहीं, ये गलत है। ठीक है, और यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर दिया भी तो गया है, आप इसको रीड करिए, ठीक है, प्रॉपर। और ये दो फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस इन द फॉल थ्रू पाथ इज एग्जीक्यूटेड, जब फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस फॉल थ्रू, ये देखिए इंग्लिश का वर्ड है, आप इस चीज़ को समझिए ध्यान से, और इस पर थोड़ा डिटेल आप इस चीज़ को नोट्स भी मैं इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको पढ़ने को भी कुछ अच्छा नहीं ऐड किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने से ही उसको खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? डिले ब्रांचिंग कैन हेल्प इन द हैंडलिंग ऑफ कंट्रोल हजार्ड। द फॉलोइंग कोड इज टू रन ऑन ए पाइपलाइन प्रोसेसर्स विद वन ब्रांच डिले स्लॉट। यहाँ पे क्या क्या दिया गया है? I1, I2, I3, I4, 4 इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ब्रांच टू द लेवल R1 इक्वल टू 0। अच्छा, तो इस वाले इंस्ट्रक्शंस को मैं, मतलब इस वाले क्वेश्चंस को लास्ट में कराएंगे। ठीक है, लास्ट में या फिर नेक्स्ट वीडियो में भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करेंगे प्रॉपर। अभी इसके लिए अभी इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ये आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 हमने इसको इसके जस्ट पहले वीडियो में करा रखा है, जो कि पार्ट 2 या 3 में होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से 3 में होगा। ठीक है, पार्ट 3 में ये क्वेश्चंस है, इसको जाके वहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चंस को। ठीक, ये भी क्वेश्चंस जो है 15 क्वेश्चंस, इसमें क्या 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 है, ठीक उसी प्रकार से पहले, सबसे पहले जैसे, चलिए हम इसमें भी कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल तरीके से वहीं जो अभी क्वेश्चंस किए हैं ठीक वहीं क्वेश्चंस है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, हमारे पास k की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है। नॉर्मल तरीके से नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल निकाल लेते हैं। कितना आएगा? 5 + 4 - 1 कितना आएगा यहाँ पे? 5, 8 क्लॉक साइकिल आएगा। नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल कितना होगा? 8। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल 8 आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है कि T0, T1, T2, T3, अब इन
अब यहाँ पर तो ये समझ में आ गया कि हमारे 8 क्लॉक साइकिल्स नॉर्मल तरीके से लग गए। अब देखिए पीओ स्टेज में क्या कह रहा है, पीओ स्टेज में 1 क्लॉक साइकिल फॉर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो इसको हटा देते हैं, 1 को माइनस करेंगे 1 से 0 आ जाएगा। किसको किसको और लेना है हमको, ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 क्लॉक साइकिल फॉर मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शंस एंड 6 क्लॉक साइकिल फॉर डिवीजन। तो यहाँ पर 3 क्लॉक साइकिल मल्टीप्लिकेशन के लिए, 3 और डिवीज़न के लिए कितना ले रहा है 6 क्लॉक साइकिल, 6 क्लॉक साइकिल। तो इसमें बस यही क्या करना है, -1 करना है, -1 करना है। कितना आ रहा है इसमें 2 और इसमें कितना आ रहा है 5। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। किसमें, इसमें कितना आ रहा है 8 + 2 + 5, जोड़ दीजिए कितना हो गया 15। तो हमें 15 क्लॉक साइकिल मिलेगा। तो ऑप्शंस भी करेक्ट होना चाहिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शन बी है यही करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी क्वेश्चंस करा चुके हैं, ठीक है। यदि इसको आप नहीं किए हैं तो आप जाके सबसे पहले इसके जो प्रीवियस ईयर है क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर है, उसमें प्रीवियस वीडियो में हमने इस चीज़ को कंप्लीट करा रखा है। इसको जाके भी वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली इसमें बहुत मतलब बहुत इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें 1 इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूशन टाइम पता कर लेंगे, हो जाएगा। या फिर हम करा देते हैं, इसका हमको दिख नहीं रहा है पूरा अच्छे तरीके से, 1 मिनट। ये क्या है, तो इसको अच्छा आप ना इसके पहले वाले वीडियो में जाके ज़रूर चेक कर लीजिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ से जाके इसको देख लीजिए। ये इसका आंसर भी है 2.5 नैनोसेकंड, करेक्ट, 2.95 नैनोसेकंड इसका आंसर आया होगा। आप देख सकते हैं, आप जाके कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे अच्छा यहाँ पे भी दिया गया है, ये आप स्पीड अप निकाल लेंगे, ठीक है, 30 आएगा + 12 आएगा। नॉन पाइपलाइन के लिए पूरा जोड़ देंगे, और पाइपलाइन के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम प्लस जो भी हमारा रजिस्टर डिले, बफर डिले दिया रहेगा उसको जोड़ के डिवाइड कर देंगे। बस यही करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या किया गया है, रजिस्टर रीनेमिंग इज डन इन द पाइपलाइन प्रोसेसर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ये भी क्वेश्चन हमने करा रखा है, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी मतलब टू हैंडल द सर्टेन काइंड ऑफ हजार्ड। रीनेमिंग क्यों करते हैं, और रीनेमिंग किस में करते हैं, ध्यान दीजिए WAR में और WAW में, इन दोनों में, ठीक है। तो इसमें रीनेमिंग करने से हमारा क्या होता है, हजार्ड जो होता है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हमने करा रखा है, इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर एन इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइन विद 5 स्टेज विदाउट एनी ब्रांच प्रेडिक्शंस, fetch instructions fi, decode instructions di and fetch instructions fo, execute instructions ei and राइट ऑपरेंड। ये सब बताया जा रहा है, ठीक है, ये सब कहानी बताया जा रहा है, यहाँ पे भी कहानी ही बताया जा रहा है। देयर आर इंटरमीडिएट स्टोरेज बफर्स आफ्टर ईच स्टेज द डिले ऑफ 1 नैनोसेकंड, ये भी बता दिया गया। देखिए इधर क्या क्या मतलब सब कुछ दिया गया है। इसमें बेसिकली यहाँ पर अ प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 12 इंस्ट्रक्शंस, मतलब टोटल कितने इंस्ट्रक्शंस है 1 से लेकर 12 तक। और क्या किया जा रहा है 1 2 3 से लेके 12 तक। इसमें बताया जा रहा है कि एग्जीक्यूटेड 1 to 12 एग्जीक्यूटेड दिस पाइपलाइन प्रोसेसर, I4 इज ओनली द ब्रांच इंस्ट्रक्शंस एंड टारगेट I9। मतलब कह रहा है कि I1 चला, I2 चला, I3 चला, I4 चला, बीच में स्किप कर गया है सब, ठीक है। I5 नहीं चला, I6 नहीं चला, I7 I8 I9 सीधा चला, ठीक है। I10 चला, 11 चला,
और फिर 12। इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे I12 चला होगा। तो कितने पहले क्लॉक साइकिल्स लगेंगे, मल्टीप्लाई बाई किससे कर देंगे, जो भी हमारा मतलब टाउ पी आया रहेगा। तो देखते हैं, कर लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे हमारे पास कितना इंस्ट्रक्शंस हो गया, यहाँ से 4 ये हो गया, प्लस यहाँ पे कितना हो गया 9 10 1 1 2 3 4, और यहाँ से 4 4 8 हो गया। कितने स्टेजेस हैं यहाँ पर, फिर 5 स्टेजेस। तो k इक्वल टू 5 n इक्वल टू 8, तो k प्लस n माइनस 1 क्या हो जाएगा, k प्लस n माइनस 1 8 7 5 12, 12 क्लॉक साइकिल्स हमको अभी मिल रहा है। और देखिए इसके बीच में याद रखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो 4 है, ठीक है, यहाँ पे ये क्लॉक साइकिल 12 है, और यहाँ पर ये जो 4 आया है, ठीक है 4, तो 4 से कितने स्टार्स बनेंगे, 3 स्टार। नंबर ऑफ स्टार्स कितने होंगे, मिलेंगे 3। तो 3 यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3, कितना हमें मिल रहा होगा 15 क्लॉक साइकिल। तो नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल इक्वल टू 15। अब हमें क्या पता करना होगा यहाँ पे कितने हैं। तो देखिए ध्यान से देखो, यहाँ पे 5 नैनो सेकेंड 7, इसमें से सबसे मैक्सिमम क्या होगा 10, और इसमें 10, और यहाँ पर जो बफर डिले 1, तो कितना हो गया 11 हो गया। टाउ पे सीधा निकल गया हमारा 11 इंटू 15 कर लेते हैं, कितना आएगा 165। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी जो होगा यही करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे सॉल्यूशन भी दिया गया है, आप इसको अपने से ट्राई करिए, रीड करिए, ठीक है, इसको और समझने खुद से कोशिश भी कर सकते हैं पूरा, ठीक। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कंसीडर 6 स्टेज पाइपलाइन, यहाँ पे 6 स्टेज के इक्वल टू 6 दिया गया है, ठीक है। बैलेंस वेयर ऑल द स्टेजेस आर परफेक्टली बैलेंस, एज्यूम दैट देयर इज no cycle time overhead of the pipeline when an applications is executing on the 6 stage pipeline. The speed up achieved by with the respect to the non pipeline executions 25% इनका 2 pipeline stall cycle। तो इसको करने के लिए, ये तो आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे, 6 कितने स्टेजेस है, 6 स्टेजेस है, ठीक है, और टोटल जो टाइम कितना लगेगा, यहाँ पर टाइम 25% है, तो 25% ब्रांच फ्रीक्वेंसी है, तो कितना होगा 1 प्लस 0.25 इंटू कितने का है 2 का है, तो कर लो यहाँ पे कितना आएगा 1.5 आएगा। और कितने यहाँ पे जो दिया गया स्टेजेस कितने हैं, के की वैल्यू 6/1.5, कितना आ रहा है ये स्पीड अप यस यू, कितना आएगा ये 4, यही हमारा आंसर होगा। ये तो सब क्वेश्चंस कराया गया है ऑलरेडी पहले से ही, ठीक है, यहाँ आप जैसे देख सकते हैं ये भी क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी करा रखा है। इसके जो प्रीवियस वीडियो है इन सभी में ये क्वेश्चंस कराया गया है, ठीक है। P/Q का वैल्यू, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा था, इसका वैल्यू भी मुझे याद है, जहाँ तक ये मुझे याद है कि 1.54, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं तो इसके पहले वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा आपको। 1.54 आंसर इसका है, तो आप इसको खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट कितना जो भी क्वेश्चंस बचा है, लगभग 22 से 25 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद हम इसरो के भी PYQs को कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट हम मूव कर जाएंगे कैश मेमोरी पे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।